मेरा नाम रुबीना है। लोग अक्सर इस बात पर हैरान होते हैं कि ऊंचे घराने के लोग अपने ही घर के नौकर चाकरों से शादी कैसे कर लेते हैं, जबकि न तो वे पढ़े लिखे होते हैं और न ही उनके परिवार की कोई खास सामाजिक हैसियत होती है। लेकिन जिंदगी में कई बार ऐसे चौंकाने वाले फैसले हो ही जाते हैं। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिसे सुनकर आप यकीनन एक बार तो सोच में पड़ जाएंगे। हम एक छोटे से गांव में रहते थे। मेरे पापा कोई काम नहीं करते थे और हमारा गुजारा बेहद मुश्किल से होता था। हम दो बहनें थीं। मेरी बड़ी बहन की शादी पापा ने अपने ही सगे रिश्तेदार यानी अंकल के भतीजे से करवा दी थी। तब उस लड़के की उम्र सिर्फ 14 साल थी। उसे जैसे तैसे शादी के बंधन में बांध दिया गया था। हमारा इलाका अब भी गरीबी से जूझ रहा है। यहाँ की लड़कियां अक्सर घर के कोनों में बैठकर अपना दुख छुपा कर जीती हैं, जबकि गांव की महिलाएं मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालती हैं। कई बार हमारे अपने रिश्तेदार भी घर आकर मुफ्त में खाने की मांग करते थे। अक्सर हमारे रिश्तेदार बेहतर जीवन की तलाश में बड़े शहरों की ओर चले जाते। वहां वे अमीर घरों में नौकर का काम पकड़ लेते। मेरी मौसी का परिवार लखनऊ चला गया था। वहां उन्होंने मेरी मां के साथ मिलकर घरों में काम करना शुरू किया। मौसी के एक बेटे ने रिक्शा चलाना शुरू किया और दूसरा बेटा एक दुकान के पास रेडियो सुधारने का काम करता था। जब मौसी जी के घर का हर सदस्य कुछ न कुछ कमाने लगा तो उनकी जिंदगी में एक नई रौनक आ गई थी। जैसे ही आमदनी बढ़ी, उनके चेहरे की मुस्कान और चाल में आत्मविश्वास साफ दिखने लगा। जब भी मौसी और उनके परिवार के लोग गांव आते तो उनका अंदाज ही कुछ अलग होता। अच्छे कपड़े, सलीका और शहर वाला ठाठ। अब तो गांव वाले और रिश्तेदार भी उन्हें इज्जत से देखने लगे थे। इसके उलट हमारे घर में तो 2 वक्त की रोटी जुटाना भी किसी चुनौती से कम नहीं था। जब मौसी ने हमारे हालात देखे तो उन्होंने मम्मी से कहा, तुम भी हमारे साथ लखनऊ चलो। वहां कोठियों में काम मिल जाता है, तनख्वाह भी ठीक ठाक होती है। लेकिन पापा को ये बात रास नहीं आई। उन्होंने कह दिया, तुम जाना चाहो तो जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर हाँ, हर महीने 5,000 रुपये भेज देना ताकि यहाँ मेरा गुजारा हो जाए। तुम्हारे जाने के बाद मैं किसी पर बोझ न बनूं। पापा ने पहले 6,000 रुपये मांगे थे, लेकिन मम्मी को लगा कि यह कीमत शहर जाकर कमाई के मौके के मुकाबले कुछ भी नहीं है। आखिरकार मम्मी ने तय किया कि वह लखनऊ जाएंगी। वह मुझे और मेरे छोटे भाई को साथ लेकर मौसी के साथ शहर आ गईं। लखनऊ पहुंचकर हमने बड़े बंगलों के इलाके के पास एक साफ सुथरी बस्ती में किराए पर मकान ले लिया। मौसी की एक बेटी थी, पिंकी, जो मेरी ही उम्र की थी और पास के स्कूल में पढ़ने जाती थी। वह उस समय 5वीं कक्षा में थी। मुझे भी पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए मैंने माँ से कहा, मैं भी पिंकी के साथ स्कूल जाना चाहती हूँ। स्कूल की फीस भी ज़्यादा नहीं है, जब तक कोई काम नहीं मिलता मुझे स्कूल में दाखिल करवा दो। अगर मैं 6ठी 7वीं तक पढ़ भी गई तो जिंदगी भर तुम्हें दुआएं दूंगी। मौसी ने माँ को समझाया और उनकी बात मानकर मुझे स्कूल में दाखिल करवा दिया गया। लेकिन माँ की उम्मीदें कुछ और थीं। वो चाहती थी कि मैं उनके साथ कोठियों में जाकर घर का काम करने में मदद करूं, क्योंकि उन्होंने गांव में पापा से हर महीने पैसे भेजने का वादा किया था और हमारे पास कुछ भी नहीं था। गरीबी ने हमें हर तरफ से घेर रखा था। जल्द ही मौसी ने मम्मी को एक कोठी में काम दिलवा दिया। काम में झाड़ू पोंछा लगाना, बर्तन मांजना और एक घर में रोटी पकाना शामिल था। कुछ घरों में तो इतना भी रहम था कि बचा हुआ खाना हमें दे दिया जाता था, जिससे 2 वक्त की रोटी किसी तरह पूरी होती थी। धीरे धीरे मम्मी कई घरों में काम करने लगी और उनकी कमाई 15 से 20,000 रुपये तक पहुंच गई। मगर इस सब के बीच वो चाहती थी कि मैं भी उनकी मदद करूं। स्कूल से लौटने के बाद चाहे मुझे भूख लगी हो या नहीं, मुझे तुरंत घर के काम में जुट जाना पड़ता था। अगर मन थोड़ा हल्का होता तो मैं झाड़ू लगा देती और माँ पोछा कर लेती। कभी माँ बर्तन धोती तो मैं कपड़े धो देती। इस तरह हम माँ बेटी मिलकर सारा काम निपटा लेते थे। मैंने अपनी माँ का हर कदम पर साथ दिया और पढ़ाई भी नहीं छोड़ी। मैं रोजाना स्कूल जाती थी और अब 10वीं पास कर चुकी थी। स्कूल में मेरी एक अच्छी सहेली बन गई थी। उसका नाम परी था। वह मेरी हम उम्र थी, लेकिन एक अमीर और प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक रखती थी। मैंने उसे अपने घर के हालात खुलकर बताए। एक दिन मैं उसके भाई की शादी में शामिल हुई तो वहां उसकी मामी ने मुझे देखा। उन्होंने मुझसे कहा, अगर तुम स्कूल के बाद मेरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सको तो मैं तुम्हें इसके अच्छे पैसे दूंगी। मुझे यह मौका बहुत अच्छा लगा और मैंने बिना देर किए हामी भर दी। बर्तन धोने और झाड़ू पोछा करने से कहीं बेहतर था कि मैं बच्चों को पढ़ाकर पैसे कमाऊं। उस औरत का नाम रेशमा था, लेकिन लोग उन्हें ठेकेदारनी,
कहकर बुलाते थे क्योंकि उनके पति ठेकेदारी का बड़ा काम करते थे। उनका घर भी हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं था, जिससे आना जाना भी आसान था। जब मैंने माँ को ये बात बताई तो उन्होंने भी खुशी से मुझे इजाज़त दे दी। अब मैं रोज़ाना शाम 4 बजे रेशमा आंटी के घर जाया करती थी। उनके 3 बच्चे थे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन हिंदी में थोड़े कमज़ोर थे। मैं उन्हें हिंदी पढ़ाने लगी। उन दिनों मेरी उम्र सिर्फ 16 साल थी। मेरा रंग बचपन से ही गोरा था और चेहरे पर एक खास कशिश थी, जिसकी वजह से अक्सर लोग मेरी तारीफ करते थे। मेरी कद-काठी भी अच्छी थी, जिससे मैं काफ़ी आकर्षक दिखती थी। रेशमा आंटी के घर में सिर्फ उनके पति और बच्चे रहते थे। घर में एक नौकर भी था। ठेकेदार साहब यानी रेशमा आंटी के पति बहुत ही शरीफ और मर्यादित व्यक्ति थे। उन्होंने कभी मेरी तरफ गलत निगाह से नहीं देखा। मेरा काम बस उनके बच्चों को पढ़ाना था और बच्चे भी समझदार और सम्मान देने वाले थे। वे मेरा कहा मानते थे, होमवर्क समय से पूरा करते थे और पढ़ाई में मन लगाते थे। अगर कभी रेशमा आंटी घर पर न होती तो उनका नौकर मुझे गेट पर ही रोककर कह देता, रेशमा मैडम और साहब दोनों घर पर नहीं हैं, आप कल आइए। ऐसे में मैं घर लौट आती और जब ट्यूशन खत्म हो जाती तो मैं उनके घर ही बैठी रहती, क्योंकि मेरी माँ उस वक्त तक अपने कामों में व्यस्त होती थी। जब वे फुर्सत पाती तो मुझे लेने वहीं आ जाती और हम साथ घर लौटते। धीरे धीरे हम माँ बेटी रेशमा आंटी के और करीब हो गईं। वे वाकई दिल की बहुत अच्छी थीं। उन्होंने हमारे हालात को न सिर्फ समझा बल्कि हर कदम पर हमारा साथ भी दिया। हमारे घर की कोई भी परेशानी उनसे छुपी नहीं थी, इसलिए हम दोनों माँ बेटी उनके बहुत एहसानमंद थे। जब ठेकेदार साहब को रेशमा आंटी से हमारे संघर्षों का पता चला तो उन्होंने इंसानियत और हमदर्दी के तहत मम्मी की मदद करना शुरू कर दी। खासकर किराए के लिए उन्होंने पैसे देना शुरू किया, क्योंकि मौसी का छोटा सा कमरा अब हमारे लिए काफ़ी नहीं था। हमें अब खुद का एक अलग कमरा किराए पर लेना था, लेकिन किराया 8,000 रुपये महीना था, जो हमारे लिए बड़ी रकम थी। ठेकेदार साहब की मदद से हम एक बेहतर जगह रहने लगे। उनका बर्ताव और मदद देखकर हमारे दिल में उनके लिए बहुत इज्जत और भरोसा बन गया था। मम्मी जो मेहनत मजदूरी से जो पैसे कमाती थीं, अब वो सिर्फ गांव भेजने के बजाय हमारे खुद के काम आने लगे थे। धीरे धीरे हमारी जिंदगी में सुधार आने लगा। अब हम अच्छा खाना खाने लगे, साफ सुथरे और अच्छे कपड़े पहनने लगे। हमने एक पंखा और एक पुराना टीवी भी खरीद लिया था। साथ ही जरूरी घरेलू सामान जैसे बर्तन, चटाई, बाल्टी, स्टोव वगैरह भी खरीद लिए थे। अब हमारे दिन चैन से गुजरने लगे थे। एक दिन मेरी सहेली परी हमारे घर आई। उसने कहा, क्या तुम कुछ दिन के लिए मेरे मामा के घर काम कर सकती हो? मामी अपने मायके गई है और 3 महीने तक वहीं रहेंगी। गर्मियों की छुट्टियां वे अपनी माँ के पास ही बिताएंगी। मामा जी अकेले हैं, इसलिए उन्होंने तुम और तुम्हारी मम्मी को बुलाया है। जब तक मामी नहीं लौटती तुम लोग घर संभाल लेना, और हाँ, उसका अलग से मेहनताना भी मिलेगा। हमने तो पहले ही उनके कई एहसान उठाए थे, इसलिए ना कहने का सवाल ही नहीं था। मैंने माँ से बात की और अगले ही दिन हम परी के मामा यानी ठेकेदार साहब के घर काम पर जाने लगे। वो 2-3 महीने जैसे आंख झपकते ही बीत गए। समय का पता ही नहीं चला। फिर एक दिन उनकी पत्नी और बच्चे लौट आए। उनके साथ उनकी पुरानी नौकरानी भी वापस आ गई थी, जिससे अब मम्मी की वहाँ ज़रूरत नहीं रही। उधर मेरे स्कूल के पेपर भी पास आ रहे थे, इसलिए मैं भी नियमित नहीं जा पा रही थी। फिर एक दिन ठेकेदार साहब ने कहा, जब फुर्सत मिले तो कभी कभार आ जाया करो, कुछ हल्के फुल्के काम रह जाते हैं जो तुमसे करवा लूंगा। इस बीच मुझे वहां गए 15 दिन हो चुके थे और मैंने उनकी पत्नी से मिलने का सोचा ताकि आगे के बारे में कुछ बात कर सकूं। एक दिन मेरी सहेली परी आए और बोली, मामा तुम्हें बुला रहे हैं। मैंने हैरानी से पूछा, क्यों? ऐसा पहली बार था कि उन्होंने सीधे मुझे बुलाया हो, लेकिन फिर उसने बताया कि मामी अस्पताल में भर्ती है, उनका ऑपरेशन हुआ है। अब मामा और मामी दोनों ने कहा है कि तुम कुछ दिन आकर घर संभाल लो। अब मना करने का सवाल ही नहीं था, मुझे जाना ही पड़ा। वही पहली बार मेरी ठेकेदार साहब से सीधे बातचीत शुरू हुई। कभी वो मुझसे खाना बनवाने को कहते तो कभी अपने कपड़े प्रेस करवाने को। कई बार अपने मनपसंद खाने की फरमाइश भी करते। चूंकि उनकी पत्नी रेशमा आंटी और उनकी पुरानी नौकरानी अस्पताल में उनके साथ थी, घर की जिम्मेदारी अब पूरी तरह मेरे कंधों पर थी। 1 महीने तक रेशमा आंटी अस्पताल में रहीं। उस दौरान सुबह का नाश्ता, बच्चों का टिफिन, दोपहर का खाना, शाम की चाय, सारा काम में ही संभालती थी। ठेकेदार साहब के बच्चे भी मुझसे अब खुलकर बातें करने लगे थे। मम्मी को अब कई घरों का काम संभालना होता था,
इसलिए वो मुझे अकेले ही ठेकेदार साहब के घर भेज देती थी। उन्हें ठेकेदार साहब पर पूरा भरोसा था और सच कहूं, अब तक उन्होंने उस भरोसे को कभी तोड़ा भी नहीं था। लेकिन जब मेरे एग्जाम खत्म हुए तो एक दिन ठेकेदार साहब की बहन अचानक हमारे घर आ पहुंची तो हम सब चौंक गए। उनके जैसे रुतबे वाली औरत का यूं हमारे जैसे साधारण घर आना कोई आम बात नहीं थी। मम्मी घबरा गई और जल्दी से बाजार जाकर उनके लिए कुछ खाने पीने का सामान ले आई। इस बीच मैंने उनके लिए चाय बना दी। कुछ देर इधर उधर की बातचीत करने के बाद उन्होंने असली मकसद बताया। बोली, जब मेरी भाभी अस्पताल में थी उस वक्त तुम दोनों माँ बेटी ने मेरे भाई के घर की जिम्मेदारी बखूबी संभाली। मेरी माँ भी तुम लोगों से बहुत खुश है। मम्मी ने विनम्रता से कहा, हमने तो सिर्फ इंसानियत के नाते मदद की थी, लेकिन हम हर वक्त उनके घर का काम नहीं कर सकते। बाकी जो घरों में काम करती हूँ उन्हें छोड़ूंगी तो गुजारा कैसे होगा। इस पर उन्होंने कहा, अगर तुम नहीं आ सकती तो अपनी बेटी रुबीना को भेज दो। मगर ठेकेदार साहब कहते हैं कि ऐसे अकेले एक लड़की का वहां रहना मुनासिब नहीं होगा। थोड़ी देर रुककर उन्होंने जो अगली बात कही उसने हमें बिल्कुल सन कर दिया। क्यों न तुम अपनी बेटी की शादी मेरे भाई से कर दो। ठेकेदार साहब खुद भी रुबीना से शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर मम्मी तो जैसे पत्थर की हो गई। बोली, आप मजाक तो नहीं कर रही। हम गरीबों में ऐसा क्या है जो एक रईस आदमी हमारी लड़की से ब्याह करना चाहे। उनके तो बीवी बच्चे भी हैं। तभी उन्होंने गंभीरता से जवाब दिया, भाभी रेशमा को एक ऐसी बीमारी हो गई है जिसका अब कोई इलाज नहीं है। डॉक्टरों ने साफ कह दिया है कि अब उनके दिन गिनती के रह गए हैं। अब जाकर मम्मी को सारा माजरा समझ में आया। ठेकेदार साहब हमेशा बच्चों की देखभाल के लिए किसी औरत की तलाश में रहते थे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था कि अगर वह इतने अमीर थे तो वह मुझ जैसी गरीब लड़की से शादी क्यों करना चाहेंगे। वह तो अच्छे घर से भी शादी कर सकते थे, फिर मुझे क्यों चाहते थे। वह इतने बूढ़े भी नहीं थे, तो क्या कोई अच्छा रिश्ता उन्हें नहीं मिलता। मम्मी ने कहा, रेशमा बहुत अच्छी औरत है और उसने हमारे ऊपर बहुत एहसान किए हैं। जब तक वह जिंदा हैं, ठेकेदार साहब को दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। वैसे भी जब तक मैं उनकी पत्नी से बात न कर लूं, मैं कोई जवाब नहीं दे सकती। कुछ दिनों बाद ठेकेदार साहब की बहन फिर हमारे घर आए और बोली, रेशमा बहुत बीमार है और उनके बच्चों की हालत भी बहुत खराब है। अगर आप उनका एहसान उतारना चाहती हैं तो एक बार उनके घर जाकर देख आइए। मम्मी ने सोचा और फिर ठेकेदार साहब के घर जाने का फैसला किया। जब मम्मी वहां गई तो ठेकेदारनी सच में बहुत बीमार थे और उनकी बहन उनका ख्याल रखने के लिए अपना घर छोड़कर उनके पास थी। मम्मी ने कहा, आप यहाँ पर हैं ही तो मेरी बेटी रुबीना आपका हाथ बंटा जाएगी। अगले दिन जब मैं उनके घर गई तो मुझे देखकर वह खुश हो गए और उन्होंने कहा, रुबीना तुम काम करो पर कभी बच्चों को देखने आ जाया करो। बेखौफ होकर आना, अगर मैं गलत आदमी होता तो अपनी बहन से रिश्ता नहीं भेजता। मंजूर न सही, लेकिन तुम बुरे वक्त में तो मेरे साथ खड़ी हो सकती हो। मैं उनकी बातों को सुनकर दिल में एक दर्द महसूस कर रही थी। ठेकेदार साहब न केवल एक अच्छे इंसान थे, बल्कि वे देखने में भी काफी हैंडसम थे। उनके घर में बिताए गए समय में उन्होंने कभी भी मेरे साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया था। वह हमेशा मुझे इज्जत देते थे और तमीज से पेश आते थे। अब उनकी पत्नी भी अस्पताल से घर वापस आ चुकी थी और पहले से ज्यादा ठीक लग रही थी। मैं 4 साल तक उनके घर जाती रही, लेकिन ठेकेदार साहब ने कभी मुझसे शादी के बारे में कुछ नहीं कहा। मुझे देखकर वह हमेशा इज्जत से पेश आते थे, कभी सोफे पर बैठते तो मेरे सामने उठकर खड़े हो जाते थे। हालांकि कुछ सालों बाद ठेकेदार साहब की पत्नी फिर से बहुत बीमार हो गई और वह मायके चली गई। इस दौरान उनकी बहन और भाभी फिर से मम्मी के पास आई, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उन्होंने बताया कि ठेकेदार साहब बीमार हैं और उन्हें रुबीना की मदद की सख्त जरूरत है। ये सुनकर मम्मी को समझ में आया कि शायद ठेकेदार साहब को मुझसे सच्ची मोहब्बत हो गई थी। रेशमा खुद चाहती थी कि ठेकेदार साहब दूसरी शादी कर ले ताकि उनके बच्चों की परवरिश और देखभाल सही ढंग से हो सके। वह जानती थी कि मैं ठेकेदार साहब के बच्चों के लिए एक अच्छी मां साबित हो सकती हूँ। साथ ही ठेकेदार साहब से शादी करने से हमारी गरीबी भी दूर हो सकती थी। एक दिन मेरी मां को ये खबर मिली कि ठेकेदार साहब की पत्नी का उनके मायके में निधन हो गया है और वह लोग सब वहां पर गए हुए हैं। हम उनके घर गए, लेकिन कोठी का गेट ताला लगा हुआ था। लगभग 15 दिन बाद लोग लौटे तो चौकीदार को भेजकर मम्मी को बुलवाया। ठेकेदार साहब ने कहा कि उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है और उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि वह मेरी बेटी से शादी करें।
उन्होंने मम्मी से पूछा कि अब वह क्या चाहती हैं। मम्मी ने कहा, मैं सोचकर बताऊंगी। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि वह पापा के बिना कोई भी फैसला नहीं ले सकती थी। फिर मम्मी ने मौसी और मामू को गांव भेजा ताकि वह पापा को राजी कर सकें। पहले पापा राजी नहीं हुए, लेकिन बाद में पैसों की लालच में वह भी सहमत हो गए। इस तरह मेरी शादी ठेकेदार साहब से तय हो गई। लोगों ने ठेकेदार साहब और मेरी शादी के बारे में तरह तरह की बातें बनाई। उन्होंने कहा कि वह इतने अंधे हो गए थे कि एक नौकरानी की बेटी से शादी कर ली। हमारे पड़ोस के लोग भी नाराज हो गए थे और हमसे मिलना जुलना बंद कर दिया था। लेकिन ठेकेदार साहब ने किसी की परवाह नहीं की। उनका कहना था कि हाँ, हम गरीब हैं, लेकिन मेहनत करके अपनी रोजी कमा रहे हैं और हमारी इज्जत का कभी सौदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा, मैंने एक गरीब लेकिन शरीफ लड़की से शादी की है, तो इसमें क्या बुरा है? वह बहुत अच्छी, तमीज वाली और पढ़ी लिखी है। वह मेरे बच्चों का अच्छे से ख्याल रखती है, घर संभालती है और मेरी सेवा करती है। मुझे मानसिक शांति देती है और मेरी स्वर्गवासी पत्नी की भी यही ख्वाहिश थी। अब मुझे और क्या चाहिए? मैं हमेशा ठेकेदार साहब के एहसानमंद रहूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे इज्जत दी और मेरी जिंदगी को सुखी बना दिया। बदले में मैंने उनके बच्चों को सगी मां जैसा प्यार दिया। जो लोग समझदार होते हैं, उन्हें समझ आता है कि अगर कोई दूसरी औरत सौतेली मां बनकर आती है तो बच्चों को तकलीफ हो सकती है। लेकिन अगर वह लड़की सुलझी हुई हो और घर की पूरी परिस्थितियों को समझे, तो उसे अपनाने में कोई परेशानी नहीं होती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट जरूर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।